Hello dear students, कैसे हैं आप लोग? So I hope your preparation is going well. Okay, in today's video we are going to discuss previous year questions on resonance and aromaticity जो भी WBJE में आए हैं. Okay, चलो before we start, let me remind you guys that we are launching a crash course. आप लोगों के लिए WBJE एस्पिरेंट्स के लिए जो भी इस साल अपीयर कर रहे हैं, द क्रैश कोर्स वो सिर्फ केमिस्ट्री का है. उसमें सिर्फ केमिस्ट्री कवर करवाया जाएगा फॉर बोथ 11th एज वेल एज 12th. ओके, एंड एज यू नो कि 11th का वेटेज ज्यादा होता है इन केमिस्ट्री, सो इसलिए विल बी फोकसिंग मोर ऑन द चैप्टर्स जो कि 11th में है, लाइक केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, देन योर गैसियस स्टेट, है ना, थर्मोडायनामिक्स जो बहुत डिफिकल्ट लगती है, या फिर आईओसी. जो भी आपके टॉपिक्स आपको लगता है वीक हैं 11th में, वो हम बहुत अच्छे से आपको वहां पे कवर करवा देंगे अलॉन्ग विद योर 12th. तो इसका फायदा आपको बोर्ड में भी होगा, या अगर आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जैसे जेई दे रहे हो या नीट दे रहे हो, उसमें भी आपको इसका फायदा हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक बहुत ही शानदार कोर्स है आप लोग के लिए. इसमें क्या होगा, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी. तो आई विल बी सिटिंग ऑनलाइन विद यू गाइज. लाइव क्लासेस होंगी, यू कैन आस्क योर डाउट ऑन दैट प्लेटफॉर्म. ठीक है, डेली असाइनमेंट आपको चैप्टर वाइज हर क्लास के बाद एक असाइनमेंट मिलेगा जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में करना होगा. इन दैट असाइनमेंट विल हैव क्वेश्चंस जो कि ज्यादा प्रोबेबल हैं कि इस साल आ सकते हैं. ठीक है, तो वो उस तरह के क्वेश्चंस हमने आपको उस डेली असाइनमेंट में आपको देंगे, जो कि अगले क्लास में डिस्कस भी होगा अगर आपके कोई डाउट है. ओके, हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस पूरे कोर्स के दौरान, दैट विल बी कि आपके जो भी वीक एरियाज हैं, वीक लिंक्स रह गए हैं, उनको उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें. ठीक है, एंड आपको ये सिखा सके कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है. क्लियर? तो विल बी टारगेटिंग टू एरियाज, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, तो ये हमारा एक मेन फोकस रहेगा ड्यूरिंग दिस होल सेशन. ओके, अलॉन्ग विद दिस आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे ऑन योर WBJE पैटर्न, जिसमें कि आप अपना टेस्ट दो और जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको पूरा एनालिसिस उस टेस्ट का कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन थे, आपने कितने सही किए, ये सब एनालिसिस आपको मिल जाएगा. तो आप उससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, कौन से वीक है. क्लियर? सो नाउ अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए फायदेमंद है, आपको हेल्प होगी इस कोर्स के थ्रू, तो प्लीज फिल द फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है. यू कैन सी वहां पे एक लिंक दिया हुआ है ऑफ द गूगल फॉर्म. तो इफ यू वांट टू एनरोल फॉर दिस कोर्स, you can fill that form. This is a paid course. Okay, now we haven't set the price yet, but we'll see कितने enrollments हैं. So on that basis we are going to decide कि क्या amount रखा जाए. Okay, so this is going to be a very good course. बहुत अच्छा कोर्स होगा, आपको फायदा होगा इससे. तो इफ यू थिंक कि यार मेरा 11th वीक है या मेरे 12th के कुछ टॉपिक्स वीक है, मुझे बोर्ड में हेल्प हो जाएगी, देन यू कैन ज्वाइन इट. ओके, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जो कि एरोमेटिसिटी या रेजोनेंस में पूछे गए हैं अभी तक. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, के, एल एंड एम. नाउ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. ओनली के फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक AgNO3 सोल्यूशन. तो हम क्या कर रहे हैं, इसको AgNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं. मतलब इस कंपाउंड में हमने AgNO3 डाल दिया, AgNO3 सोल्यूशन, रिएक्शन हुई. तो आपको बताना है कि इसमें प्रेसिपिटेट बनेगी या नहीं बनेगी. किस चीज की प्रेसिपिटेट बन रही है पहले तो वो देखो. सिल्वर नाइट्रेट में क्या है, Ag प्लस आयन है और NO3 माइनस आयन है. नाउ दिस Ag प्लस आयन, it can react with, it can combine with Br माइनस, ब्रोमाइड आयन. ब्रोमाइड आयन कहां से आ रहा है, ये के कंपाउंड से आ रहा है. ओके, तो ब्रोमाइड आयन कैसे जनरेट होगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, टूट जाएगा. ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी. ऑब्वियसली दिस इज हेट्रोलिटिक फिजन, क्योंकि तभी आयंस बनेंगे. हेट्रोलिटिक मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तभी कैटायन और अनायन बनेंगे. होमोलिटिक होता तो फिर रेडिकल बनते. ठीक है, तो अगर ये Br माइनस बन रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए. ये बॉन्ड टूटा, Br माइनस निकल के Ag के साथ जा रहा है और बना रहा है AgBr, जो आपका प्रेसिपिटेट है. इट इज अ पेल येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट.
ठीक है, तो इसका प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको बताना है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा यार, ठीक है बी आर तो उसे छोड़ आया ना, बट वो बच क्या गया, इट इज दिस, ये बच गया। ओके, अगर ये स्टेबल बन रहा है तो यार ये जाने देगा, लेकिन अगर ये स्टेबल है ही नहीं, अनस्टेबल है, तो वो नहीं छोड़ेगा बी आर को। ठीक है, तू नहीं जा सकता। तो प्रेसिपिटेट बनेगी या नहीं बनेगी ये डिपेंड करेगा इस चीज पे कि वेदर दिस इज स्टेबल और नॉट, जो केटायन बना है वो स्टेबल है या नहीं है। ओके, अब ऐसे ही करते हैं सभी के, एक काम करते हैं, पहले सबका हम प्रेसिपिटेट बना लेते हैं और रिमेनिंग कंपाउंड बना लेते हैं। इसको भी हमने AgNO3 के साथ रिएक्ट किया, तो यहां से Br टूट जाएगा, ये बन जाएगा Br माइनस, ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो क्या आ गया आपके पास, ये एक 3 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, प्लस AgBr की आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगी। ओके, ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं, AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, ये Br टूट गया, माइनस प्लस आपको क्या मिल गया, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और AgBr की प्रेसिपिटेट आ गई, पेल येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब आपको देखना है कि यार इनमें से जो जो स्टेबल है वो तो प्रेसिपिटेट बनने देगा, लेकिन जो अनस्टेबल है उससे प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगी। तो आपने कुछ एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ये सब पढ़ा है ना, जिसमें कि आप हकल्स रूल लगाते हो कि अगर कंपाउंड साइक्लिक है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस कर रहे हैं, और पूरी रिंग प्लेनर है, पूरी रिंग प्लेनर है, तब आप देख सकते हो कि वो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हुए तो सर एरोमेटिक है, लेकिन अगर 4n पाई हुए तो एंटी एरोमेटिक है, राइट। तो अब अगर हम इसे देखें, ये कॉन्सेप्ट इस पे लगाए, आप देखो ये बेंजीन रिंग, ये जो बेंजीन रिंग थी, इसमें तो सीधे सीधे आप देख सकते हो कि भाई पॉजिटिव चार्ज आया ऑन अ कार्बन जो कि खुद sp2 है, पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो कि बहुत अनस्टेबल होता है, अगर कोई कार्बन वो डबल बॉन्ड बना रहा है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, वो अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें s कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 हाइब्रिड कार्बन इज अनस्टेबल। तो अनस्टेबल है, तो इसमें तो मुझे प्रेसिपिटेट मिलने से रही, खत्म। अब इसको देखते हैं, एल को, इसमें यू हैव अ 3 मेंबर्ड रिंग। ओके, पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसकी वजह से ये sp2 बन गया, ये कार्बन sp2 बन गया। देयर आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये फॉर्मूले में बैठ रहा है, n की वैल्यू 0 पुट कर दो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, ओके, तो ये बहुत स्टेबल है, राइट। एरोमेटिक मतलब बहुत स्टेबल, तो इसका मतलब ये तो बन जाएगा डेफिनेटली। तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म AgBr प्रेसिपिटेट। लेट्स सी दिस, अगेन वी हैव अ 5 मेंबर्ड रिंग, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये, n की वैल्यू 1 पुट करो, तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। And anti-aromatic compounds, they are highly unstable. Anti-aromatic compounds, they are very very unstable. तो ये भी precipitate नहीं बनने देगा। That means सिर्फ कौन बनने दे रहा है, L. Only L forms precipitate with alcoholic AgNO3 solution. Clear? तो that you have to decide on the basis of stability counter ion की, जो Br निकलने के बाद आयन बचा उसकी स्टेबिलिटी से आपको डिसाइड करना है। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं, द मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स दैट हैव डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज और आर, इनमें से ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है, दैट मींस रेजोनेंस हो रहा है। तो आपका रेजोनेंस पे क्वेश्चन है ये सीधा सीधा। अब चेक कर लेते हैं, रेजोनेंस तब होगा जब ऑल्टरनेट पोजीशन पे या तो डबल बॉन्ड हो, राइट, मतलब इस तरह से कुछ हो, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, या ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और लोन पेयर हो, तब हो सकता है। ठीक है,
यहाँ पे रेजोनेंस होने के चांसेस हैं, या फिर डबल बॉन्ड है और इसके एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो भी रेजोनेंस होने के चांसेस हैं, राइट। अब इधर देखते हैं पहले ऑप्शन में, व्हाट डू यू हैव अ कार्बोनिल, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, और लोन पेयर अगर देखें तो वो यहाँ है, तो दिस इज नॉट एडजेसेंट, दिस इज नॉट ऑन दिस कार्बन, इट इज वन स्टेप अवे, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे होता तो रेजोनेंस हो जाता, लेकिन एक और स्टेप दूर हो गया तो यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ भी रेजोनेंस नहीं होगा, इट शुड बी ऑल्टरनेट, राइट। ठीक है, इधर देखते हैं, ये दोनों डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इन दोनों डबल बॉन्ड में तो रेजोनेंस नहीं हो रहा, ओके। लेकिन ये डबल बॉन्ड के पास अगर आप देखो सिंगल बॉन्ड के साथ लोन पेयर है, ऑक्सीजन लोन पेयर लेके बैठा है, तो यस यहाँ रेजोनेंस हो सकता है क्योंकि वो एडजेसेंट एटम पे है डबल बॉन्ड वाले एटम के, ठीक है, तो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। इधर देखें, पहले इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH CH2, देन यू हैव NH, देयर इज अ लोन पेयर, और फिर CH3। डू यू थिंक यहाँ रेजोनेंस हो सकता है? यू हैव डबल बॉन्ड, इसके एडजेसेंट एटम क्या है? कार्बन, कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, फिर उसके आगे नाइट्रोजन है, वहां लोन पेयर है, तो ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ओनली हु कैन पार्टिसिपेट? इट इज ओनली ऑप्शन 3। तो सिर्फ थर्ड कंपाउंड आपका जो है वो रेजोनेंस में जा सकता है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट लगाना ये, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स द वन विच इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इनमें से कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ओके, ऑफ अदर इज। यार जब भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना होता है, व्हाट डू यू सी? You say that resonance में there is only delocalization of pi bond, या तो सिर्फ pi bond मूव करेगा या फिर लोन पेयर मूव करेगा, राइट। आप pi bond को मूव करते हो या लोन पेयर को मूव करते हो या फिर चार्ज को मूव करते हो, राइट। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वो डीलोकलाइज होता है। इसके अलावा क्या एटम्स डीलोकलाइज होते हैं? क्या अगर CH3 यहां लगा है तो क्या ये कहीं और चला जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता रेजोनेंस में। ना ही सिग्मा बॉन्ड चेंज होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और जो एटम्स हैं वो अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगे। रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, सिर्फ लोन पेयर शिफ्ट होगा या फिर सिर्फ चार्ज शिफ्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहां पे आप देखो CH3 है, यहां देखो CH3 है, यहां क्या है CH2, ये कैसे हुआ? एटम कहां चला गया? हाइड्रोजन कहां चला गया? नॉट पॉसिबल, क्योंकि रेजोनेंस में एटम नहीं शिफ्ट होता, तो इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो विद इन 5 सेकेंड आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, बस सिर्फ ये देखना था कि एटम और सिग्मा बॉन्ड तो कहीं शिफ्ट नहीं हो गया है, वो नहीं हुआ है अगर, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आपने सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट कर दिया या एटम को शिफ्ट कर दिया, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्लियर। तो आपका सही ऑप्शन क्या होता? ऑप्शन डी, compound 4 is not a resonating structure. Okay, next question, for the given anion you have this anion, ये दिया हुआ है आपको, the resonating structure that contributes more, सबसे ज्यादा कौन contribute कर रहा है ये देखना है, fine। तो you have negative charge over here, negative charge on carbon means it has a lone pair, कार्बन पे जब भी नेगेटिव चार्ज आ जाए इसका मतलब लोन पेयर है वहां, ओके। अब आपसे पूछा है कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। दैट मीन्स यू हैव टू सी जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। कंट्रीब्यूशन इट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो आपको दिए हुए हैं, इन चारों की स्टेबिलिटी चेक करो एंड सी विच इज मोर कंट्रीब्यूटिंग। अब स्टेबिलिटी के लिए आप क्या देखते हो कि चार्ज ना हो, पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा हो, राइट, तो वो देख लेते हैं। फिर अगर चार्ज ज्यादा है, नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ गए, तो ऑपोजिट चार्जेस जो है वो नजदीक होने चाहिए, बट अगर सेम चार्जेस है तो दे शुड बी अवे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इससे स्टेबिलिटी आप डिसाइड करते हो। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको बोलूं ऑप्शन डी को देखो। ऑप्शन डी में अगर आप देखो कितने चार्ज डेवलप हो गए, 1 2 3, 3 चार्जेस डेवलप हो गए। देयर वाज ओनली 1, सो दिस इज द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा डेवलप हो गए, लीस्ट स्टेबल, तो यार ये तो लीग से ही बाहर है। अब दूसरे पे जाते हैं, ऑप्शन सी देखो, 2 चार्जेस डेवलप हो गए, तो ये भी लेस स्टेबल है। ए और बी में अगर आप देखोगे तो एक ही नेगेटिव चार्ज है। ओके, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो, देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स, 1 2 1 2, तो दोनों में पाई बॉन्ड भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो अब बस आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। ओके, हाउ डू यू कंपेयर दिस? एक तरफ क्या हो रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, और दूसरे केस में क्या हो रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, राइट? सो दिस इज आवर ऑप्शन ए, दिस इज आवर ऑप्शन बी। अब अगर आप ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी में ऑन दिस साइड यू हैव एस्टर ग्रुप, OCH3 भी है उधर, तो OCH3 क्या करेगा, वो खुद भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। OCH3 is itself in resonance with this double bond O, तो वो भी रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस में दूसरी तरफ भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, राइट? तो इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन, इस वाले डबल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन टू दिस साइड विल बी लेस, कम हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों तरफ बट रहा है, राइट? इधर भी जा रहा है रेजोनेंस में, इधर भी जा रहा है रेजोनेंस में, सो इट विल डिक्रीज। जो शेयर है दोनों तरफ वो आधा आधा हो जाएगा, तो वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये वाला लेस स्टेबल पाथ है। ओके, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑप्शन बी से बना इधर, वो लेस स्टेबल है, बट यहां पे इधर साइड कोई रेजोनेंस नहीं होगा। दैट मीन्स सारा का सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट? दैट इज वाई दिस इज मोर स्टेबल। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे यू हैड टू सी कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कौन सा लोन पेयर ज्यादा डीलोकलाइज कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटायन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है यहाँ, कार्बोकेटायन, तो आपको उसकी स्टेबिलिटी बतानी है। वेरी सिंपल, आप क्या क्या अप्लाई करते हो, आप देखते हो कि यार एरोमेटिक तो नहीं है, एरोमेटिकली यू नीड अ रिंग विच शुड बी प्लेनर और उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। रेजोनेंस तो नहीं हो रहा, मीजोमेरिक इफेक्ट, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप चेक करते हो हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हो, फिर उसके बाद आप देखते हो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इस ऑर्डर में आप स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हो। अब सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, यू हैव अ कार्बोकेटायन एंड इसके बगल में यू हैव अ कार्बोनिल ग्रुप, सी। ओके, यहाँ पे यू हैव कार्बोकेटायन, इसके बगल में यू हैव OCH3, दिस ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर। इसको देखें अगर, दिस हैज CH3 विच हैज अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो यहां तो क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेशन, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, यहां क्या हो रहा है, यू हैव अ लोन पेयर, तो ये इसको अपना लोन पेयर दे सकता है विच विल हेल्प स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, उसको कहीं से लोन पेयर अगर मिल गया तो स्टेबल हो गया। तो यहां तो यार रेजोनेंस हो गया या मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, तो रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी आई एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियरली ऑप्शन 2 ज्यादा स्टेबल है 3 से। ओके, अब फर्स्ट पे देखते हैं। फर्स्ट पे कार्बोकेटायन के पास कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप -I ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा या घटाएगा, ये तो और अनस्टेबल कर देगा, और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, राइट? तो दिस इज गोइंग टू डिक्रीज इट इवन फर्दर। तो ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल है, सबसे लीस्ट। तो अब आपका करेक्ट ऑप्शन मैच कर लो इससे, विच इज योर करेक्ट ऑप्शन, इट इज ऑप्शन डी, राइट? ठीक है, सो दीज वर द क्वेश्चंस जो कि आपके रेजोनेंस पे, एरोमेटिसिटी पे और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पे थे। अगर आपको और
इंफॉर्मेशन लेनी है ऑन एरोमेटिसिटी और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, आई एम शेयरिंग द लिंक्स ऑफ द वीडियोस जिसमें सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है ऑफ एरोमेटिसिटी, ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स. ठीक है, सो यू कैन learn it from there. Okay, again I'm going to remind you, if you want you can join the crash course. Link of the form is given in the description box. Fill that form. Okay, so keep working hard and all the best.